Hello everyone. I'm sorry that the video was not uploaded for quite a long, but I was busy with the training, etc. So this video will be regarding the anthropology and the book list of the same. Okay. So for paper one, I will recommend following books. See, you don't have to worry about okay, इतनी सारी books है, so there is a lot of stuff that you have to consult. सी इट्स नॉट कि सारे सोर्सेज जो है मतलब पेज टू पेज पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है. यू जस्ट हैव टू सी के विच पोर्शन यू विल बी रीडिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर सोर्स. ठीक है, मतलब उस हिसाब से ये जो है नेम ऑफ द बुक्स या बाकी रिसोर्सेज है वो मैंने लिखे हैं. सो सबसे पहले एम्बर एंड एम्बर है. दिस बुक इज़ मतलब एक मैं बोलूँ कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए एंथ्रोपोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है ये. इसमें आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, लाइक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ट्राइब्स है, जितने भी एग्जाम्पल्स है, केस स्टडीज़ है, उनको यूज़ किया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है, जैसे सोशो कल्चर में काफ़ी चैप्टर्स कवर होते हैं आपका. मैंने प्राइमेटोलॉजी पूरा एम्बर एंड एम्बर से ही किया था. उसके बाद आपके जो बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लाइक व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज़, इसका रेलेवेंस क्या है, इसके ब्रांचेस क्या है, एक्सेट्रा जितना भी है वो मैंने एम्बर से ही लिया था. एंड एम्बर बहुत अच्छी बुक है आपको, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की तो. ठीक है, इसमें से आप कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे और कुछ जो है जो आपको लगेगा सिलेबस के साथ ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है वो आप छोड़ सकते हो. उसके बाद है केरला NCERT. दिस इज़ एन NCERT. सो ये काफ़ी बेसिक है. कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने यूज़ की थी केरला की NCERT. जैसे कुछ डेफिनेशंस मैंने इसे ली थी. इसमें कुछ कुछ वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दी थी इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको लेके. तो वो मैंने कुछ इससे पिक एंड चूज़ किया था. तो आप भी इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस. ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सब्जेक्ट की. ठीक है, तो अगेन कुछ चैप्टर्स मैंने इससे किए थे कि मतलब नॉट इंटायरली, जैसे मैंने आपको बोला डेफिनेशंस, केस स्टडीज़ एंड दिस एंड दैट. ओके, उसके बाद इज योर ईट पाठशाला. अब यू कैन ये आपको ऐसा मतलब हर टॉपिक के लिए यूज़ नहीं करनी है, बट ये आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो. आप सपोज़ मान लो आप एथनोसेंट्रिसिज्म पढ़ रहे हो, तो एथनोसेंट्रिसिज्म ई पाठशाला करके आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ से ई पाठशाला पे जो भी लिखा है एथनोसेंट्रिसिज्म के बारे में, दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट. ठीक है, सो दिस माइट हेल्प अगेन. उसके बाद जो थॉट पोर्शन है आपका, जो सिलेबस है, अगर आपने देखा होगा पहले आपका, आई थिंक आई शुड हैव इंक्लूडेड सिलेबस ऑल्सो. सो पेपर वन में यू हैव पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. ठीक है, उसके बाद आपका फिज़िकल का वो वाला पोर्शन आता है विच डील्स विद दी प्राइमेटोलॉजी. ठीक है, प्राइमेटोलॉजी के बाद पेलियंटोलॉजी है. उसके बाद आपका सोशो कल्चरल है. उसके बाद आपका जेनेटिक्स है, आई मीन द एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजी. ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक्सेट्रा. उसके बाद एंड पे एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है. ठीक है, तो ये जो पेपर ए है इसी में जो थॉट पोर्शन है, ओके आई थिंक आई फॉरगॉट थॉट. तो थॉट पोर्शन जो है वो आप सोसन मैम के नोट से कर सकते हो या आप माखनजा बुक से कर सकते हो. ठीक है, तो सोसन मैम के जो नोट्स है वो काफ़ी नोट्स इन द सेंस के आपको उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे और फिर आप वो डिक्टेट करती हैं क्लास में, तो वो आप लिख सकते हो फिर. अब ये इशू है कि वो मान लीजिए जैसे मेरे पास मैंने लिखे हुए थे उनके नोट्स, तो वो मुझे लगता है 10-12 पेज पे एक एक थेरी होती थी. मतलब दैट बिकम सो डिफ़िकल्ट टू रिवाइज एंड कंसोलिडेट. मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाती है. उसके बाद अगर आप बुक भी पढ़ोगे माखनजा, तो उससे आपको फिर से बहुत सारे एंगल्स समझ आएंगे एक थेरी के. बिकॉज अगर आप डिफरेंट सोर्सेज लोगे ना, आपको एक थेरी में कुछ
आपको एक सोर्स से कुछ पढ़ रहे हो, दूसरे सोर्स से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, तीसरे सोर्स से और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी है सोशन मैम के जो, अगर आपको वो लेक्चर्स अवेलेबल है, वो कुछ आई थिंक 80s में आते हैं, ठीक है, 86 और समथिंग। तो आई वॉन्ट रिकमेंड वॉचिंग ऑल दी लेक्चर्स, आप सिर्फ थॉट के देख लेना, वो कुछ ही लेक्चर्स होंगे। बाकी मुझे उनका उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज थॉट ही उनका सही था, ठीक है। ये आप वहाँ से करिए और माखनजा पढ़िए, या फिर आप वाजीराम के नोट्स भी मैंने एक्सेस किए थे, ठीक है, क्लास नोट्स मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास थे, तो मैंने वो भी रेफ़र किए थे, तो उनसे मैंने कुछ थेरीज़ ली थी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो थॉट। अगर आपका थॉट क्लियर है, देखो आपको एग्ज़ाम में 10 या 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बट अगर आपका थॉट क्लियर है तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि बेसिक होता है जो थिंकर्स ने अपनी अपनी थेरीज़ दी है, उन्हीं थेरीज़ को आप यूज़ करते हो फिर बाकी पूरे सिलेबस को समझने के लिए, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, और फिर आपको याद भी रहेगा, बिकॉज आपने जो ऑलरेडी थिंकर के बारे में पढ़ा है, फिर उसने जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, फिर आपको ईजी हो जाएगा वो याद रखना, क्योंकि यू नो अबाउट द थिंकर, तो फिर उसके रिलेटेड चीज़ें भी याद रह जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फिजिकल पोर्शन, आई मीन द बायोलॉजी, द जेनेटिक्स वाला पार्ट, दैट यू कैन डू इधर फ्रॉम द पीनाथ और फ्रॉम द ब्रेन ट्री। तो ये दो आपके सोर्सेज है, आप दोनों में से किसी से भी करिए जो आपको सूट करता है। उसके बाद जो सोशो कल्चरल, वो आप NK वैद या नदीम हसनैन भी इफ़ यू वांट, तो वो उस पर भी अच्छा दिया है, बट NK वैद थोड़ी मुझे लगता है क्रिस्प है कंपेयर टू नदीम हसनैन, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इसको वैल्यू एडिशन होगा आपकी एम्बर से, जो मैंने यहाँ बोला, यहाँ से होगा वैल्यू एडिशन, यहाँ से होगा वैल्यू एडिशन, यहाँ से होगा, ठीक है। आप सिर्फ NK वैद को ही मत लेके चलिए, आपको फिर वैल्यू एडिशन, दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपका बेसिक वाला जो बुक होता है। उसके बाद यू कीप ऑन एडिंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे मैंने ऊपर आपको 2-3 सोर्सेज बोले, या फिर मैंने तेलुगु एकेडमी से की जो बुक्स आती हैं उससे आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप ऐड ऑन कर सकते हो इग्नू के नोट से, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी ऐड ऑन कीजिए, बस आपका जो नोट होता है उसमें जो है सफिशेंट एक फ्रेमवर्क होता है हर क्वेश्चन का, जैसे डेफिनेशन डाल दिया आपने या इंट्रोडक्शन डाल दिया, उसके बाद आपने उसके डिफरेंट डिमेंशंस लिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक के अराउंड, ठीक है। उसके लिए आपको सफिशेंट कंटेंट ये अक्यूमुलेट करना होता है। सो वो आपको समझ आ जाएगा विद टाइम कि इज़ दिस कंटेंट और इज़ दिस जो भी आपके पास मटेरियल होगा, इज़ दैट सफिशेंट और नॉट, ठीक है। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो वंस यू फील, चाहे आपने फिर तेलुगु एकेडमी से, इग्नू मटेरियल से, या फिर किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स से, विजेता सर के नोट्स आते हैं, विष्णु सर के नोट्स, या वॉट एवर जहाँ से भी आप कर रहे हो, तो वहाँ से जब आपने वैल्यू एडिशन कर दिया, देन यू शुड फाइनलाइज योर नोट कि बस ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें आई शुड नॉट राइट। प्लस अगर इस किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कोई कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा है, ठीक है, जैसे LGBTQ का इशू था, तो वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। मैरिज के रिलेशन जो है क्या वो कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, या लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या लिव इन रिलेशन की वजह से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज अंडर डेंजर है, सॉर्ट ऑफ। तो जो भी नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, मतलब जिन पे डिबेट चल रहा है, तो वो आप फिर ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। बिकॉज सोशो कल्चरल में तो जितना भी कास्ट सिस्टम में डायनामिज्म चल रहा है, या फिर ऐसे ऐसे टॉपिक्स, फैमिली, ठीक है, फैमिली रिलेशंस रीडिफाइन हो रही हैं, ठीक है। पहले कुछ को हम फैमिली बोलते थे, अभी हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया है फैमिली को लेके, ठीक है। तो कुछ डिबेट्स वगैरह जो डिस्कशंस चल रहे हैं, तो दोज शुड बी इंक्लूडेड विद इन योर नोट्स, ठीक है। एक रेडीमेड नोट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, मुनीरत्नम के नोट्स। ये प्रिंटेड भी होते हैं और क्लास नोट्स भी होते हैं, आप देख लो आपको क्या सही लगता है, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए रेफरेंस के लिए, इसमें पूरा सिलेबस दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पार्ट इस पे अच्छा लग रहा है तो आप इसी को रखिए बेस मटेरियल, ठीक है। जैसे इनिशियल के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3, और जैसे वो कंपैरिजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, ठीक है, वो मैंने पूरा मुनीरत्नम से ही लिया, या पहला वाला पोर्शन, स्कोप, सिग्निफिकेंस, मीनिंग, दिस एंड दैट, फिर उसको एम्बर से थोड़ा ऐड ऑन कर दिया। तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने कन्वीनियंस या कंफर्ट के हिसाब से
मुनीरत्नम से कोई भी पार्ट लेके उसको फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी एनी पार्ट, आपको जो अच्छा लगे। जैसे पेपर 2 में मैंने एथनिसिटी वाला चैप्टर इससे लिया था, या फिर ट्राइबल्स में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी मुनीरत्नम नोट से। मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन यू देन हाउ यू आर यू नो कंफर्टेबल, हाउ मच दिस कंटेंट यू वांट इन योर मटेरियल, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू देन। उसके बाद तेलुगु एकेडमी, आई टोल्ड यू, ये आप सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कीजिए, बिकॉज इसमें जो एक चैप्टर है ना वो इतना वास्ट दिया होता है, मतलब उसमें इतनी एग्जाम्पल्स और इतनी केस स्टडीज़ दी है ना, वो पूरा बम्बार्ड किया है इस बुक में। तो अगर आप इसको बेस मटेरियल रखोगे तो यू विल लैंड नो वेयर, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको वो रिकैप और रिप्रोड्यूस करने में इन दी एग्ज़ाम, ठीक है। सो इसको आप सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कीजिए, 2-4 एग्जाम्पल्स इससे लीजिए, दैट्स इट। बाकी अगर आप फिर सारा ही इससे करने लगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ माई ओपिनियन, बाकी इट्स योर चॉइस। उसके बाद इफ़ यू हैव दिस वाजीराम के क्लास नोट्स, उनको भी देखिए। अगर नहीं है तो नो इशू, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, यू कैन कंसल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो विवेक भास में बुक आती है in the form of question answers, similarly you have अक्षत जैन in the form of question answers। ये पूरा का पूरा सिलेबस ही इन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बिकॉज कभी आपको कोई टॉपिक होता है, यू डोंट वांट टू रिसर्च हियर एंड देयर अबाउट दिस टॉपिक, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो मेरे को कोई कहीं से मिल जाए 1-1.5 पेज, मैं उसी से कर चला लूँ, ठीक है। सो दैट एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली गो टू अक्षत जैन, वो टॉपिक डायरेक्टली उससे कर लो, या फिर विवेक भास में पे दिया है डायरेक्टली उससे कर लो, दैट्स इट, ठीक है। नॉट एंटायर सिलेबस, ठीक है। कोई टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि 10 मार्कर पूछा जा सकता है, वो आप इससे ले सकते हो। नॉट कि अब आप हर चैप्टर फिर इन्हीं बुक से करोगे, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज अभी क्वेश्चंस थोड़ा डीप पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला वाजीराम के, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, सिमिलरली अगर आपके पास विजेता या विष्णु सर के नोट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे विजेता सर का अपना कोचिंग सेंटर है और विष्णु सर शायद अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो इनके अगर आपको वो पायरेटेड होते हैं कुछ टेलीग्राम चैनल्स पे, तो और दो विष्णु सर का मुझे ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं लगा था, मैंने कुछ नोट्स देखे थे इनके, बट विजेता सर के क्लास नोट्स मुझे ठीक ठाक लगे थे, तो मैंने वो भी कंसल्ट किए थे। उनने कुछ बहुत यूनिक एग्जांपल्स लिखी थी सोशो कल्चरल पार्ट में, तो मैंने वो वहाँ से लिए थे। तो अगर आपको होते हैं एक्सेस तो दैट्स गुड, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 हो जाता है। उसके बाद है आपका पेपर 2। पेपर 2 में आपको जनरल एंथ्रो है, इंडियन एंथ्रो है, ट्राइबल एंथ्रो है, दैट्स इट, ठीक है। 3 पार्ट्स है आपका। उसमें आपको जनरल एंथ्रो में पहले ही आपको नदीम हसनैन की ही मिल जाएंगी तीनों बुक्स, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगेन वैल्यू एडिशन करना है। जनरल एंथ्रो में आप अगर आप यही भी रखना चाह रहे हो नदीम हसनैन ही, बट फिर भी आप मुनीरत्नम से या कहीं किसी और मटेरियल से ऐड कर लेना, थोड़ा क्रिस्प आपका नोट बनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एक्सेट्रा दी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो वो पहले आप नदीम हसनैन से यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। उसके बाद यू कैन डू द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन आप कहीं से भी कर सकते हो। मैंने एक टॉपर के नोट्स से किए थे, मैंने ज़्यादा इसमें उतना भी नहीं किया था, मतलब इधर उधर के नोट्स देखे थे, नो। मैंने नदीम हसनैन पढ़ी, उसके बाद मैंने टॉपर के नोट्स थे कोई, उनका जो है फ्रेमवर्क सॉर्ट ऑफ इमुलेट किया था, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन एंथ्रो। इंडियन एंथ्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, सोसाइटी के बारे में जो हमारी है, या फिर यहाँ के जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, या बाकी जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं यहाँ, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, व्हाटएवर, वो सब इसमें कवर होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मैंने अगेन सेम, मैंने नदीम हसनैन पहले पढ़ी, उसके बाद मैंने मुनीरत्नम का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जहाँ मुझे लगा आना चाहिए, उसके बाद मैंने कोई टॉपर थे उनका भी देखा था, ठीक है, उनके नोट्स भी देखे थे थोड़ा। जजमानी सिस्टम पे कोई सचिन सर थे कोई, उनके नोट्स थोड़े देखे थे, जजमानी सिस्टम के क्वेश्चंस उन्होंने कैसे लिखे हैं, ठीक है।
तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद ट्राइबल एंथ्रो का जितना डायनामिक होगा उतना ज़्यादा बेटर है, जितना आप करंट एंड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दे रहे हो उतना ज़्यादा सही रहेगा ट्राइबल एंथ्रो, ठीक है। बाकी नदीम हसनैन से तो हो ही जाएगा, बट अब वो है ये कि मतलब काफ़ी पहले लिखी गई है वो बुक, तो आपको उसको खुद से अपडेट करना है। अपडेट आप कैसे करोगे, या अगर आपको अपडेट आप ऐसे कर सकते हो कि या तो आप विजय था या विष्णु सर के नोट्स हैं तो वहाँ से कुछ ले लो, अपडेट करो उसको, या आपको अक्षर जैन ने काफ़ी एग्जांपल्स दी हैं, बट अब ये है कि अक्षर जैन की सभी सबको पता होगी वो एग्जांपल, तो सब वो लिखेंगे, तो फिर आपका पेपर थोड़ा डिस्टिंक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। या चाहे विवेक व्यास में ही क्यों ना हो, बिकॉज दीज आर द टू जो सभी देखते हैं, एवरीबॉडी इज कंसल्टिंग दीज टू बुक्स, ठीक है। सो नाउ आप क्या करोगे, या वाजीराम या विष्णु या विजय था, या आपको करंट अफेयर्स या मैगजीन्स, योजनास, जहाँ भी आपको ट्राइबल के रिलेटेड व्हाट्सएवर नॉलेज यू आर हैविंग, और आपको जहाँ से भी कुछ कोई भी कंटेंट आपको मिल रहा है ट्राइबल एंथ्रो का, तो वो आप आराम से एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। एक पूरा योजना का कोई आई थिंक वो 2014 की थी मैगजीन, बट पीपल स्टिल यूज़ दिस योजना, ठीक है, क्योंकि वो पूरा ट्राइबल पे ही था। उसके बाद जो आपको डेली न्यूज़पेपर में कहीं कहीं ट्राइब्स के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, है ना, कोई न्यूज़ आती है तो वो आप ऐड ऑन करिए अपने नोट्स पे, ठीक है। उसके बाद जो आपको काफ़ी रिपोर्ट्स है, जैसे ज़्यादा रिपोर्ट है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इस रिपोर्ट ने हर जितने भी ट्राइबल इश्यूज़ है उस पर रिकमेंडेशन दी है, लाइक यू हैव एजुकेशन, यू हैव हेल्थ, यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और वॉट एवर लैंड एलिनेशन एक्सेट्रा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल्स, the Zaza committee has given recommendation for the same. इसके apart from this there are so many other reports, like you have such a report, उसमें मुस्लिम्स के बारे में है, ठीक है, तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद देर इज सक्सेना रिपोर्ट, सक्सेना ने एजुकेशन के बारे में आई थिंक रिकमेंडेशंस दी थी। देन यू हैव अभय बांग कमेटी, ठीक है, एवरीबडी इज़ डूइंग ज़ाज़ा कमेटी ओनली, ज़ाज़ा रिपोर्ट ओनली, ठीक है। ये आई थिंक ये तो बहुत ही कम है। सैचर तो चलिए सबको पता है, मुस्लिम्स के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में दी है। सक्सेना आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होती है, ट्राइबल एजुकेशन के बारे में काफ़ी रिकमेंडेशन दी हैं, और अभय बांग कमेटी ने हेल्थ, ट्राइबल हेल्थ के बारे में काफ़ी रिकमेंडेशंस दी है। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। ज़ाज़ा के बगैर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं आपको, मतलब इफ़ यू आर लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको अगर आप फिर योजना पढ़ते हो, उसके रिलेटेड मैगजीन पढ़ते हो, या कोई अदर सोर्स पढ़ते हो जो इन बुक्स के बगैर होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको ऐसी चीज़ों के नाम पता चल जाती हैं, ओके। सो ये भी आप कर सकते। अब ऐसा नहीं है पूरा अभय बांग कमेटी पढ़ रहे हो उसकी रिकमेंडेशन, नहीं, हेल्थ पे 2-4 चीज़ें दी है, दैट्स इट, वो 2-3 चीज़ें याद रख लो। सक्सेना रिपोर्ट ने की 3 चीज़ें याद रख लो, बस काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू आप पूरा ही पढ़ लोगे। अब ज़ाज़ा रिपोर्ट जो है मैंने एक पूरा प्रिंट करी हुई थी और मैंने एक रीडिंग की भी थी, उसमें से मैंने फिर पिक एंड चूज़ किया था। अगर आप पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये जो है विवेक भास में, इसके एंड पे यू हैव द समरी, ठीक है, समरी ऑफ ज़ाज़ा। तो उसने ऑलमोस्ट सारा ही कवर किया, लाइक एजुकेशन पे क्या बोला है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या बोला है, लैंड एलिनेशन पे क्या बोला है, हेल्थ वगैरह जो भी है, आप उसके 4-5 पॉइंट्स ले लो, बस हर क्वेश्चन में एंड पे आपको रिकमेंडेशंस डालनी है, ठीक है। तो दैट यू कैन डू। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट में अगर आप हिंदू में कुछ देखो, वो सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको काफ़ी मुश्किल हो जाती है करंट में ऑप्शनल रिलेटेड न्यूज़ ढूंढना। तो टेलीग्राम पे है एंथ्रोपोलॉजी न्यूज़ करके एक चैनल, तो उसमें उन्होंने रोज़ जो भी आपके अराउंड जो भी दिस ट्राइबल्स के रिलेटेड न्यूज़ होती है या कुछ भी व्हाट्सएवर, वो उस एंथ्रोपोलॉजी न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो भी आता है उसको डेली बेसिस पे अपने नोट्स में ऐड करिए, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद ये आपका पूरा हो जाएगा, इतने में आपका सिलेबस आराम से हो जाता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ऑब्वियसली मुनि रत्नम तो है ही, ठीक है। मुनि रत्नम इज़ फॉर एंटायर सिलेबस, तो मुनि रत्नम या फिर जो भी आपको वाजीराम के नोट्स, मतलब किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स हो,
ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से करोगे, जैसे मैंने 1970s 80s के भी देखे थे, ठीक है, मतलब वहाँ से शुरू किए थे अब अभी तक। और दो यहाँ पे तो आप देखोगे लाइक व्हाट आर द डिफरेंट डिमेंशंस दैट द एग्जामिनर कैन आस्क, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, 2014 ऑनवर्ड्स आप ज़्यादा अच्छे से उनको प्रिपेयर करोगे। इनफैक्ट अगर हो सके आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। शॉर्ट नोट नहीं, अब आप पूरा लिखने ही लगोगे, उसमें आप 2-2 4-4 पॉइंट्स लिखिए, या कीवर्ड्स ही अगर आप लिख रहे हो वो भी सफिशेंट है, ठीक है, वो कर सकते हो आप। उसके बाद टॉपर कॉपीज़ आपको जितने भी अवेलेबल होते हैं आप वो देखिए, बिकॉज यू शुड बी नोइंग हाउ। देखिए जीएस की आंसर राइटिंग और एंथ्रोपोलॉजी की आंसर राइटिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको लगता है आपको एथिक्स का आंसर लिखना आता है, मुझे GS2 आता है, मुझे GS3 आता है, GS1 आता है, तो बस मेरे को आई डोंट नीड टू डू एनी सेपरेट प्रैक्टिस फॉर ऑप्शनल, देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शनल के लिए अलग से स्ट्रेटजाइज करना होता है कि हाउ एम आई गोइंग टू राइट एन आंसर, मैं कैसे शेप दूं अपने ऑप्शनल को, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट होता है, जीएस में तो उतना कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यू हैव टू रिड्यूस एवरी पॉइंट इन 1 लाइन, तो वैसी प्रैक्टिस आपको करनी है, 1 या 1.5 लाइन में आपका आना चाहिए पूरा जो भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, ओके। उसके बाद जब आप सोल्यूशन सजेशंस दे रहे हो, उसके बाद एंड में आप एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहे हो, तब जाके फिर आपका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो आपको आइडिया लग जाएगा टॉपर कॉपीज से, ओके। मैंने एक टॉपर थे, एक आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, उनका देखा था, मुझे वो सबसे अच्छा बेस्ट आंसर्स लगे थे, काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी टू द पॉइंट थे वो आंसर्स। तो देन आई थॉट के आई विल ट्राई टू राइट इन द सेम वे, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी टॉपर की बुकलेट लीजिए और उसको देखिए कैसा लिखा है, और देन ट्राई टू राइट द सेम वे, ठीक है। सो ये आपका आई थिंक हो गया कवर। तो बस इतना ही है। बुक लिस्ट आपको ज़्यादा आई डोंट हैव टू वरी कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी होती। जैसे मैंने जनरल एंथ्रो बोला, इसमें आपको कुछ ही पेज पढ़ने हैं जो प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री के रिलेटेड है, कुछ ही पेज है वो, बाकी आपको पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। इंडियन एंथ्रो में भी आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, आपको बस देखना है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप 2 चीज़ों पे होल्ड है ना आपको, तब जाके यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट स्टफ, ठीक है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आपको पता चले कि मुझे इस पूरी बुक में कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, ओके। सिमिलरली जो है पेपर 1, ओके। सो दीज आर योर सोर्सेज, एंड बाकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के लिए यू कैन यूज दीज 2 बुक्स अपार्ट फ्रॉम द टॉपर कॉपीज। एंड बाकी आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर पोर्शन कर लिया, मान लीजिए इफ़ यू आर डन विद द सोशो कल्चरल और थॉट और ट्राइबल एंथ्रो और विच एवर पोर्शन आपने कर लिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है आंसर लिखना फिजिकल पोर्शन के, बिकॉज कुछ ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको जेनेटिक्स आती है, उनको लगता है कि हमने आंसर लिख दिया, पॉलीमॉर्फिज्म लिखा है, ठीक है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म लिख के आ जाते हैं। बट अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगी ये मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर है, ये बायोलॉजी का आंसर नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको एंथ्रोपोलॉजिकल लैंग्वेज और एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ज़रूरी लिखनी है, अदरवाइज योर आंसर विल बी मोर सो लाइक अ बायोलॉजी आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। उसके बाद दिस शुड बी योर मतलब स्ट्रैटेजी इन जनरल। कोई पर्टिकुलर पोर्शन ले लीजिए आपके सिलेबस का। अगर आपको पहले पेपर 1 शुरू करना है, अच्छी बात है, पेपर 2 करना है, आपकी मर्जी है, नो इश्यूज़। बट यूजुअली लोग पहले थॉट करते हैं, ठीक है। जब आपको थॉट समझ आएगा ना, तो उसके बाद आपको यू विल बी ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद एवरी थिंकर, ठीक है। आपको पता है अब स्ट्रॉस कौन है, आपको पता है टाइलर कौन है, फ्रेजर कौन है, मॉर्गन कौन है। उसके बाद उनने जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, वो आपको समझ आने लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट नो योर ऑल द थिंकर्स। जब आपका थॉट होता है क्लियर, उसके बाद आप जाइए, सपोज सोशो कल्चरल में जाइए, उसके बाद आप फिजिकल में जाइए। कुछ चीज़ें जैसे पेलेंटोलॉजी है, प्राइमेटोलॉजी है, ठीक है। सिमिलरली यू हैव दिस प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री टाइप्स, ठीक है। तो ये वाले इनको आप अलग ही रखिए, क्योंकि इनका कोई लिंक नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। इनका आपस में ही लिंक है, हाउ वी इवॉल्व, ठीक है।
हमारा जो भी है कल्चर एज वेल एज बायोलॉजी दोनों, ठीक है। तो ये लिंक्ड है, इनको आप अलग रखिए। बाकी जो है फिजिकल है, सोशो कल्चरल है, थॉट है, इंडियन एंथ्रो है, ट्राइबल एंथ्रो है, आप पहले उनको कवर कीजिए क्योंकि वो काफ़ी मार्क्स फेचिंग चैप्टर्स है। एंड पे आप फिर कीजिए वो प्राइमेट्स या हमारे फॉसिल्स है या फिर ये हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, ये आप करिए। तो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे। एंड बाकी की प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो कंटिन्यू दीजिए रिलीजियसली एंड आई डोंट थिंक उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर एंथ्रोपोलॉजी। और इसके बगैर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट ask me in the comment section, okay? So this is it for today. Thank you.